नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि द शेयर टेबल एक ऐसा मंच है, जहां हम लाते हैं विशेषज्ञों से संवाद, जो जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा करते हैं। आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सरल। डॉक्टर सरल साहब एमबीबीएस है और डीओएमएस है और एक समाज सेवी हैं। डॉक्टर सरल साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवास, धार और खरगोन में चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर रह चुके हैं। आइए हम जानते हैं डॉक्टर साहब से आँखों की बीमारियों, आँखों की देखभाल और आधुनिक उपचारों के बारे में इस खास पॉडकास्ट के जरिए। डॉक्टर साहब आपने देश में सबसे कॉमन आँखों की समस्याएं कौन-कौन सी हैं? नेत्र की समस्या बच्चों से शुरू होकर बड़ों तक भी रहती है। पहले तो सबसे ज्यादा अंधत्व मोतियाबिंद के द्वारा होता है। मोतियाबिंद के कारण 40% आंखें अगर ऑपरेशन में हुआ तो रोशनी जाने की संभावना रहती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर जो जिनको दूरदृष्टि नहीं दिखती और समय पर अगर चश्मे की जांच नहीं कराए तो आगे चल के आंखें खराब हो सकती है। फिर एक ग्लोकोमा जो काला पानी भी बोलते हैं जिसमें आंखों का आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको इंट्रा ओकुलर प्रेशर कहते हैं, और उसके कारण ऑप्टिक नर्व जो होती है वो सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है, क्योंकि उसका इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण आंखों पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो ऑप्टिक नर्व रोशनी देती है वो धीरे धीरे वो सूखने लगती है, जिसके कारण रोशनी भी उसी मात्रा में कम होने लगती है। और इसके अलावा चोट लगना, आंखों में जो अंजरी हो जाती है उससे भी आंखें जाने की काफी चांस है। मतलब काफी लोगों के नेत्र ज्योति चली जाती है एक्सीडेंट के कारण। नेत्र परीक्षण उम्र से संबंधित है या किसी उम्र में करवाया जा सकता है? नेत्र परीक्षण 5 साल की उम्र से के बच्चों से शुरुआत अपन कर सकते हैं। इससे ये पता चल जा सकेगा दूरदृष्टि या मायोपिया की बीमारी इनको नहीं है। इसलिए समय समय पर स्कूल में स्कूलरत बच्चों का नेत्र परीक्षण कराते रहना चाहिए। इसके बाद 40 साल की उम्र के बाद नेत्र परीक्षण होना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि पास की दृष्टि उनकी कमजोर तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसमें चश्मे के नंबर डॉक्टर से ले सकते हैं। अगर 40 के बाद अपन ये बात करें 55 से 60 के बीच में, तो मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। मोतियाबिंद स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेत में जो काम करते हैं, जो धूप के कारण, सनलाइट के कारण मोतियाबिंद बनने की ज्यादा चांस रहती है। मोतियाबिंद एक एजिंग प्रोसेस है जो एज के अनुसार बनता है। इसमें अंदर जो नॉर्मल लेंस रहता है आंख के भीतर, वो पहले पारदर्शी रहता है। जी। इसके बाद धीरे धीरे प्रोटीन का डिजेनरेशन, उसके अंदर जो तरल पदार्थ रहता है उसका डिजेनरेशन होता है, होने के कारण वो सॉलिड होने लगता है। मतलब वो जो नॉर्मल तरल पदार्थ है वो ठोस में बदलने लगता है। ठोस में बदलने के कारण जो प्रकाश की किरणें जो सामने से आके सीधे पर्दे पे जाती हैं, उस मोतियाबिंद के बीच से होकर इमेज बनाते हुए वो प्रकाश की किरणें टकराकर वापस चली जाती हैं, क्योंकि वो क्षेत्र सॉलिड हो चुका है। इसलिए उसका डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जिसके कारण आजकल इंट्राओकुलर लेंस के ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जो आजकल 2-3 पद्धति से होता है। स्मॉल कैटरेक्ट इंसिजन सर्जरी SICS, जो पहले काफी मात्रा में कैंपों में इसी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। दूसरा नंबर आता है फैको एमल्सिफिकेशन का। फैको में एमल्सिफिकेशन एक ऐसी मशीन होती है जिससे मोतियाबिंद को तोड़कर और खींचकर निकाला जाता है। पहले मोतियाबिंद की ऊपरी परत को मैनुअली डॉक्टर द्वारा
निकाला जाता है एक छतरी के आकार में, और फिर उसमें से मोतियाबिंद निकाल लेते हैं। मोतियाबिंद पूरा निकल जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल जो लेंस होता है, इसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। आजकल फोल्डेबल लेंस आ चुके हैं, और इंडियन लेंस और विदेशी लेंस भी रहते हैं जो उसमें लगा देते हैं। इसमें कम से कम 3 मिलीमीटर का चीरा लगता है, और टाँके लगाने की जरूरत नहीं रहती। पहले टाँके लगाने के ऑपरेशन होते थे, आजकल वो करीब करीब बंद हो चुके हैं। सर, नेत्र रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जो बाद में किसी गंभीर नेत्र रोग के संकेत हो सकते हैं? नेत्र रोग के लक्षण प्रारंभ में यही है कि आंखों में लालीपन आना, इरिटेशन होना, पानी आना, ये शुरुआती लक्षण हैं। अगर किसी को धुंधला दिख रहा है 10 फीट की दूरी से या 60 फीट की दूरी से, उसको धीरे धुंधला दिखता जा रहा है, तो ये समझो उसको आंखों का नेत्र परीक्षण डॉक्टर से, नेत्र विशेषज्ञ से कराना चाहिए। हो सकता है उसको दूरदृष्टि हो। मायोपिया एक बीमारी होती है जिसमें कॉर्निया का जो आकार है बढ़ जाता है, आंख का आकार। इसके कारण जो है चश्मे लगने के चांस, उसमें माइनस के नंबर लगने के चांस आते हैं। सर, अभी आपने बात किया कि नेत्र रोग का परीक्षण के संबंध में किसी व्यक्ति को, मान लीजिए उसको नेत्र से कोई समस्या नहीं नजर आ रही है, नहीं समस्या है, तो भी जांच करवाते रहना चाहिए? बिल्कुल। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 5 साल के बच्चे, 5 वर्ष की आयु से 1-1 साल के भीतर से नेत्र परीक्षण कराते रहना चाहिए, और 40 साल के बाद तो बिल्कुल कराना ही चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि दूरदृष्टि है कि निकट दृष्टि दोष है, जिससे उसको समाप्त किया जा सके। सर, बच्चों में आंखों की समस्याओं के क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? बच्चों में शुरुआती लक्षण यही है, पास में जब बच्चे जब टीवी देखते हैं तो आंखें बार बार मिचकाते हैं, और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसके बार बार अगर वो स्क्रीन पे ज़्यादा जाता है तो कंप्यूटर विजन नाम की सिंड्रोम की नाम की एक सिम्टम्स बीमारी टाइप होने लगती है, जिससे उनका चश्मा भी बढ़ सकता है, नंबर दूर का नंबर भी लग सकता है, और आंखें की रोशनी कम होने के चांस। इसलिए बच्चों में विशेष रूप से मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहने की सलाह देना चाहिए। सर, आजकल बच्चों का लगाव मोबाइल से कुछ ज़्यादा होने लगा है। कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से बच्चों का लगाव ज़्यादा होने लगा है। माएँ बच्चों को खाना खिलाती हैं, उस समय भी मोबाइल का उपयोग करती हैं। क्या बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कह रहे थे, को बढ़ावा दे रहा है दूरदर्शी। क्या? दूरदृष्टि को बढ़ावा दे रहा है? हाँ, इससे वैसे बायोलॉजिकली तो जो दूरदृष्टि जो होती है जेनेटिकली होती है, जैसे कॉर्निया का डायमीटर बढ़ना, ये शुरू से ही जेनेटिक आता है। अगर किसी के माता पिता में दूर की दृष्टि है तो बच्चों में वो जनरेशन में आ जाती है नॉर्मली। और जब कंप्यूटर पे ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम देते हैं तो आंखों पे जोर पड़ता है, उससे भी कॉर्निया पे इफेक्ट आता है, और ये दूरदृष्टि मायोपिया होने की चांस बढ़ जाती है। सर, स्कूल और माता-पिता बच्चों की नेत्र सुरक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हैं? कैसे योगदान दे सकते हैं अपना? माता पिता को चाहिए कि बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रखें, और टेलीविज़न से भी बच्चों के जो सीरियल्स आते हैं और उनको समझाइश दें कि ये कम देखें, इससे आंखों में रोशनी कम होने का खतरा रहता है। और स्कूल में ये है कि समय समय पर अगर बच्चा पीछे से बैठ के नहीं देख पा रहा है तो स्कूल नेत्र परीक्षण नेत्र चिकित्सक को बुलाकर स्कूल में हर 1 साल में कम से कम 2 बार नेत्र परीक्षण स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल हेल्थ के तहत तो करवाती है, और प्राइवेट स्कूलों में उनको नेत्र विशेषज्ञ को बुलाकर वहाँ पर
कराना चाहिए, इससे ये पता चल सके कि इस बच्चे को चश्मे का नंबर लग रहा है, विजन 6/6 है या 6/60 है या 6/18 है। नॉर्मली विजन 6/6 रहता है। 20 फीट की दूरी से अगर वो 18 फीट की दूरी से अगर देख सकता है नीचे की लाइन, जो एक स्नेलन चार्ट जिसको बोलते हैं वो रहता है, उसको पढ़वाते हैं। अगर वो पढ़ लेता है नीचे तक एक आंख बंद करके, तो वो उसका विजन 6/6 अगर यदि होता है तो नॉर्मल है। अगर उसका विजन 6/12 6/9 तक रहता है तो उसको दूरदृष्टि है उसको, और उसको चश्मे लगने के चांस आ जाते हैं। सर, अधिक समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देखने से आंखों को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या हानियां हो सकती हैं? मुख्य रूप से तो अधिक समय तक देखने से आंखें लाल होना, आंखें में सूखना मतलब आंख, एक आई ड्राई सिंड्रोम होती है, तो आंखों जी। में जो टीयर फिल्म बनती है, जो पलकें होती है उसके अंदर मेगोनियन ग्लैंड और ये जो एक फ्लूइड बनाती हैं और मिचकती हैं, जो लेड फड़कती है, उसका यही उद्देश्य है कि वो अंदर से पानी लाकर आंख को गीला करे, मतलब जी। कॉर्निया को गीला करे। तो यो स्क्रीन पे ज्यादा रहने से क्या होता है कि स्क्रीन से जो गर्मी निकलती है उससे वो ये लेयर लिपिड एक्वस फ्लूइड जो है, एक्वस फ्लूइड बोलते हैं उसको, और उसमें 2-3 तरह की लेयर होती है, वो सूखने लगती हैं। तो वो इसके कारण ड्राई आई सिंड्रोम होने लगती है, जिससे आंखों को लाल होना, आंखों का बार बार मिचकाना, आप क्या बोल सकते हैं, आंखों में खुजली मचना, इस तरह की सिम्टम आने लगते हैं। सर, डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? डिजिटल आई स्ट्रेन। डिजिटलाइजेशन वही है कि अगर आप कंटिन्यूस अगर कंप्यूटर पर बैठे हैं, उस पर लैपटॉप पे लगातार काम कर रहे हैं। वैसे आजकल आईटी का जमाना है, तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन जी, काम करते हैं, बिल्कुल। तो उनको हर बीच बीच में 20 सेकंड तक इधर से उधर देखना चाहिए और स्क्रीन से अपनी आंखें हटा लेना चाहिए, जिससे वो आंखों का जो ड्राईनेस है, वो लिड से जो एक्वस फ्लूइड जो बन रहा है, वो उस पे परत पे आ जाएगा, और इससे आंखें ज्यादातर खराब नहीं होंगी। सर, सुनने में आता है ब्लू लाइट फिल्टर। क्या ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा आंखों की रक्षा करता है? ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा जो लगाते हैं, उससे सामने आने वाली जो किरणें रहती हैं वो उसका फोकस कम होता है। इससे आंखों की कॉर्निया पे जो ड्राई आंखें होती हैं, चकाचौंध होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब ब्लू लाइट फिल्टर जो आंखों के लिए फायदेमंद है कहा जा सकता है। हाँ, कुछ हद तक। नॉर्मली चश्मा अगर ब्लू फिल्टर भी नहीं लगाएं तो नॉर्मल चश्मा भी लगाएं, जो एंटी ग्लेयर वाला चश्मा होता है, वो भी एक फायदेमंद है, और ब्लू फिल्टर भी। डॉक्टर साहब, आप जीवन शैली, खान पान और आंखों की सेहत के बारे में जरूरी बातें बताएं जो आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। आंखों के लिए बेसिकली जो है, सब्जियों में तो मुख्य रूप से गाजर, अ, पालक, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, और सलाद। मुख्य रूप से गाजर का जूस पिए, गाजर का सेवन करें, और विटामिन ए के लिए विशेष रूप से अंडे, नॉनवेज अगर कोई खाता है तो अंडे का सेवन कर सकता है, तो ये उसके लिए फायदेमंद है। और विटामिन ए कैप्सूल भी आजकल आते हैं, वो अपन आंखों के लिए दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाम की एक दवा आती है, वो उससे आंखों में काफी फायदा पहुंचाती है। आंखों का जो पर्दा है
इसमें मैक्यूलर डिजेनरेशन वगैरह जो होता है उससे काफ़ी हद तक उसमें सहायता मिलती है। सर, क्या नींद की कमी भी आंखों को प्रभावित करती है? नींद की कमी से भी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, दिखने में लाइट की अशुद्धता और नींद की कमी से भी। हाँ हाँ, स्लीप स्लीप सिंड्रोम, जिसको अगर कोई बच्चे या बड़े ओल्ड एज में जैसे नींद नहीं आती है, तो नींद आने से आंखों में भारीपन आ जाता है और भारीपन आने के कारण आंखों में ड्राइनेस होने लगती है। और ड्राइनेस के जो लक्षण जो मैंने पहले बताए हुए, इरिटेशन होना, लाल होना, खुजली मचना, पानी आना, ये सब उस पे आने लगते हैं। इसलिए 6 से 8 घंटे के बीच नींद होना बहुत जरूरी है स्वस्थ मनुष्य के लिए। कितने घंटे की नींद 6 से जरूरी है? 8। 6 से 8 घंटे। ओके। सर, आंखों की सेहत के लिए अधिक पानी पीना जरूरी होता है। लोग कहते हैं कि 3 लीटर से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, तो क्या अधिक पानी पीना भी आंखों के लिए लाभकारी होता है? आंखों कैसा, पानी तो एक ऐसी चीज है, अपना पूरा शरीर 80% पानी से ही बना हुआ है, तो जी। इसलिए आंखों का हाइड्रेशन, शरीर में हाइड्रेशन करने के लिए आंखों पे भी उसका फर्क पड़ता है। को आंखें गीली बनी रहती हैं, आंसू ज़्यादा बनते रहते हैं, जिससे आंखों पे भी उसका जरूरी है अधिक पानी पीना। मतलब आंखों की रोशनी बनाने के लिए अधिक पानी पीना जरूरी है। आंखों की रोशनी तो पानी से नहीं बढ़ती है, पर आंखों का स्वास्थ्य आंखों का ठीक रहे, आंखें ठीक ठाक रहे, ड्राई आई नहीं हो, ड्राई आई सिंड्रोम, उसके लिए आंखों में पानी पीना तो बहुत जरूरी है। सर, अभी कोविड का दौर आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो सर, कोविड के बाद बच्चों और युवाओं में आंखों की समस्या बढ़ी है क्या? कोविड से आंखों पे ज्यादा असर तो नहीं पड़ा है, पर जो लंबे समय तक बीमार रहा है कोविड से, उसको आंखों पे वही ड्राई आई सिंड्रोम टाइप की बीमारियां और वायरल कंजक्टिवाइटिस टाइप की जो बीमारी हुई है, उससे वो उस समय हुई थी। और वो जैसे ही कोविड चला गया है तो वो सब बीमारी समाप्त हो गई। लोग बता रहे हैं ना, कोविड का जो है साइड इफेक्ट हुआ है, कोविड की दवाइयां नुकसान कर रही हैं, इंजेक्शन नुकसान कर रहा है, तो इससे कोई आंखों पर विशेष फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, आंखों पे कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी दवा लेने से आंखों पे असर तो पड़ता है, क्योंकि वो जो दवाइयां हैं खून के अंदर मिल के जाती हैं, वो आंखों के खून के द्वारा आंखों खून की नसों जो आंखों में जो ब्लड सप्लाई होती है उसके थ्रू आंख तरफ की जाती है। तो निश्चित है, ये ऑप्टिक नर्व पे जो आंखों की रोशनी देती है, एक नस होती है, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। उस पे उसका अगर कोई लंबे समय तक दवाइयां लेता रहे तो उससे थोड़ा बहुत प्रभाव तो वो रहता है, पड़ता है। सर, अंधत्व के मुख्य कारण क्या है, खासकर भारत में, और इससे कैसे बचा जा सकता है? भारत में सबसे ज्यादा अंधत्व का कारण यही है, जो गरीब वर्ग है, जो खेतों में काम करता है, जो मजदूर वर्ग है, जो लगातार काम करता है, उसको मोतियाबिंद के लक्षण जल्दी आते हैं। और मोतियाबिंद के लक्षण इसलिए आते हैं कि वो धूप की रोशनी में अधिक काम करता है, तो डायरेक्ट सनलाइट होने के कारण मोतियाबिंद बनने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। जो शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा उनको जल्दी मोतियाबिंद बन सकता है। दूसरा बीमारी है ग्लोकोमा की, लोगों को पता नहीं लग पाता। सही है, ग्लोकोमा एक्चुअली में साइलेंट किलर नाम की बीमारी, साइलेंट किलर इसको बोलते हैं। इसमें नंबर बदलता रहता है और अंदर जो है प्रेशर बढ़ता रहता है, और अंदर जो ऑप्टिक नर्व में जो फंडस होता है, डिस्क जो होती है, वो उसमें कपिंग होने लगती है। अंदर जो डिस्क जो लाल दिखती है वो सफेद होने लगती है। तो वो
ग्लोकोमा का मतलब ये होता है आंखों का प्रेशर बढ़ना, मतलब आंखों इंट्राओकुलर प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मली 17 से 18 के बीच में रहता है नापने पर। अगर इससे ज़्यादा बड़ा रहता है, 20 से ऊपर बढ़ता है, तो धीरे-धीरे आँखों की रोशनी, परमानेंट आँखों की रोशनी उससे जाती रहती है। तो इसलिए समय-समय पर इंट्राओकुलर प्रेशर की जाँच कराते रहना चाहिए। यदि उसको ग्लोकोमा है, तो ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट पे जाकर उसका नेत्र परीक्षण नेत्र विशेषज्ञ पे जाकर उसका इलाज कराना चाहिए। दूसरी बीमारी है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इनको शुगर रहती है, उन पर शुगर अगर अधिक मात्रा में लंबे समय तक रहती है, तो शुगर के कारण भी जो है पर्दे पे अंदर खराबी आने लगती है। पर्दे में खून का जमा होना और उसका नस पे प्रभाव पड़ना सने-सने होता रहता है। इससे उसका ट्रीटमेंट ग्रीन लेजर वगैरह ये काफ़ी ट्रीटमेंट है उसको। उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए ओसीटी नाम की एक मशीन रहती है, उससे किया जाता है, उससे पता लगाया जा सकता है पर्दे में कितनी खराबी है। मुख्य रूप से यही बीमारी है। तीसरा चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है अ, एक्सीडेंट होने से, समय पर आँख का उपचार नहीं मिलने से भी कई लोगों की आँखें ग्रामीण क्षेत्र में चली जाती हैं। सर, आपने बात किया मोतियाबिंद ग्लूकोमा और मैकुलर डायबिटिक डिजनरेशन हाँ, का, तो क्या इनके इलाज संभव है? ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं या दवाई से ठीक हो सकते हैं? मोतियाबिंद का तो कोई दवाई से कोई मेडिसिन नहीं है ठीक होने की। अ, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होती है, उसको अगर ब्लड शुगर कंट्रोल किया जाए, तो वो समय पर पर्दे की जाँच कराई जाए, तो डॉक्टर विशेषज्ञ उसकी दवाई से उसको ठीक कर सकते हैं। उसको लंबे समय तक मतलब वो बीमारी आँख खराब होने के लक्षण कम हो जाती है। आँख खराब होने का सर, क्या लैसिक सर्जरी सभी के लिए सुरक्षित होती है? किन लोगों को यह सर्जरी नहीं करानी चाहिए? लेसिक सर्जरी का जो ज़्यादातर लेसिक सर्जरी युवा लोग कराते हैं। इसमें विशेषकर लड़कियां जिनकी नंबर ज़्यादा लगा हुआ है, तो नंबर हटाने के लिए शादी से पहले, ये प्रचलन में ज़्यादा है, शादी से पहले वो ऑपरेशन कराते हैं। अगर -2 तक नंबर है, तब वो ऑपरेशन की लेसिक लेजर कराने की मैं उनको सलाह नहीं दूंगा। अगर वो नंबर से कंफर्टेबल हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि इसके बाद वो कराते हैं 8 से -2 से -20 तक, तो उससे भी आजकल सफल सर्जरी होती है। कॉर्निया का डायमीटर बड़ा होता है, उसको कम कर देते हैं। उससे वो चश्मे का नंबर उतर जाता है। बाद में उसमें ड्राई आई सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांस है। उसके लिए डॉक्टर लोग 6 महीने तक आँख को ठंडा करने के लिए टियर ड्रॉप्स वगैरह, मिथाइल सोलुलोज़ और हाइलुरोनिडोज नाम की एक दवा आती है, ये उसको प्रेफ़र करते हैं और 6 महीने बाद ठीक हो जाती है। सर, आजकल देखो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई मौसम हो, लोगों की आँखों पे धूप चश्मा चढ़ा रहता है। क्या धूप चश्मा जो है सिर्फ़ एक फ़ैशन है कि वास्तव में आँखों की सुरक्षा करता है? नॉर्मली अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और स्कूटर पे जा रहे हैं, जी। तो एक नेत्र विशेषज्ञ होने के कारण मैं ये सलाह दूँगा को ये गॉगल लेकर लगा के जाएँ या एंटी ग्लेयर नाम का चश्मा पहनें, जिससे सामने से जो हवा आती है वो आँखों को सुखाती भी है और कोई भी चीज़, कोई भी फॉरेन बॉडी आके आँख से टकरा सकती है, इससे बचा जा सकता है और आँख की इंजरी से बचा जा सकता है और इससे आँख की सुरक्षा होती है। सर, विज्ञान का आजकल युग है, साइंस का युग है। इस युग में आज नेत्र चिकित्सा में कौन-कौन सी नई तकनीकें उपयोग में लाई जा रही हैं? आजकल अ,
ऑपरेशन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए तो आजकल फेको एमल्सिफिकेशन नाम की मशीन और फेमेटोसेकंड लेजर एक मोतियाबिंद के लिए एक और मशीन आई है जिससे मैनुअली ऑपरेशन नहीं होता है, ऊपर से उसकी जो परत है उसको हटा देते हैं और मोतियाबिंद को तोड़ देते हैं और फेको मशीन से निकाल लेते हैं। तो लेजर से कैटरेक्ट का ऑपरेशन ज़्यादा सख्त सफल है, उसमें चीरा कम लगता है और वो कम आँख की जो कम आँख का जो डैमेज है अंदर जो कॉर्निया का एंडोथेलियम सेल्स का वो कम होता है। एक तो ये मशीन है, दूसरा एक ओसीटी मशीन आई हुई है जो अंदर के पर्दे की जांच करती है और ये बताती है कि ये इसमें कितनी खराबी है। तीसरा एक कॉर्निया की कॉर्निया की सेल्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेल्स का पता लगाने के लिए भी मशीनें आई हुई है। वो ये पता लगा लेती है इसमें नॉर्मल सेल्स कितनी है और नॉर्मल है कॉर्निया या एबनॉर्मल है। ये मोस्टली उसमें पता लगाया जा सकता है जिसमें लेसिक लेजर करते हैं। और कॉर्निया की लेयर कितनी पतली है या कितनी मोटी है, ये उससे पता लग जाता है और इससे ये भी पता लगता है कि इसका ऑपरेशन लेजर के लिए उपयुक्त है, लेसिक लेजर के लिए या नहीं है। और जो बड़े-बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे ऑपरेशन करते हैं, उनसे काफ़ी आँख काफ़ी बड़ी दिखती है, 3D कैमरा भी लगा रहता है, आँख उसमें 3D में देख के आँख काफ़ी बड़ी दिखती है, उससे भी ऑपरेशन काफ़ी सफल और सुलभ हो जाता है। सर, आपका एज ए आई स्पेशलिस्ट बहुत लंबा करियर है और इस दौरान आपने बहुत लोगों को नेत्र ज्योति दिया है, नेत्र दान भी दिया है। तो क्या आपके इस लंबे करियर में आपने कितने ऑपरेशन अब तक कर चुके हैं? मैंने करीब 30,000 नेत्र ऑपरेशन किए हैं निःशुल्क निःशुल्क? शासकीय हॉस्पिटल में। जी। जो सरकार द्वारा कैंप लगाए जाते हैं उनमें काफ़ी जगह जा जाकर कैंप किए हैं और वो सन 2000 से लगाकर 2019 तक मैंने ऑपरेशन लगातार किए और करीब 1 से 2 लाख के बीच में ओपीडी नेत्र का परीक्षण किया है, ओपीडी में बैठकर और लोगों को अपनी सेवाएं आंखों के संबंध में दी है और काफ़ी लोगों की रोशनी बचाई है। सर, आप एक समाज सेवी भी हैं। आप अपने जो आई स्पेशलिस्ट हैं, आई विशेषज्ञ होने के नाते आप समाज में इसका कितना उपयोग कर रहे हैं और इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं ताकि समाज में अंधत्व और आँखों की बीमारियों की समस्याएँ कम से कम हों? मैं समय-समय पर जहाँ मेरा क्लिनिक है वहाँ महीने में 1 बार निःशुल्क नेत्र परीक्षण करता हूँ और कोई समाजसेवी संस्था अगर मुझे बुलाती है तो वहाँ भी नेत्र परीक्षण करके लोगों को चश्मे के नंबर या जिसको मोतियाबिंद है उसको ऑपरेशन की सलाह देता हूँ निःशुल्क। और आजकल सरकार ने काफ़ी जगह जो है परमिशन दी हुई है नेत्र फ्री ऑपरेशन करने की। कई जगह प्राइवेट में भी उपलब्ध है और शासकीय चिकित्सालयों में तो और मेडिकल कॉलेज में तो ये सरकार डीवीसीएस नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कराती है और निजी क्षेत्र के कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है जैसे चौइथराम है, शंकरा नेत्रालय है, रेटिना स्पेशलिटी सेंटर है इंदौर में, गीता भवन है, सरजू भाई नेत्र चिकित्सालय है मालवा मिल के पास। जी। ये लोग काफ़ी अच्छा काम उसमें कर रहे हैं। आप आप जो है निःशुल्क शिविर भी लगाते हैं? सुना हमने कि आप जो है निःशुल्क शिविर भी लगाते हैं। नहीं, अब कोई समाज सेवी जी। संस्था आती है, तो मैं उनके लिए ये निःशुल्क शिविर लगा सकता हूँ। वैसे मैं जहाँ पर मेरा क्लिनिक है,
वहाँ जाकर वहाँ पर मैं महीने में 1 बार शिविर लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक लोगों को शिविर लगाए जाएँ, जिससे लोगों को निःशुल्क फ़ायदा, जी। निःशुल्क नेत्र परीक्षण प्राप्त हो और उनकी आँखों की सुरक्षा। सर आजकल सभी तरफ एआई का जब शोर है, सब तरफ एआई हो रहा है। क्या रोबोटिक और एआई का उपयोग नेत्र चिकित्सा में भी होने लगा है? एआई से ये किसी भी चिकित्सक को अगर कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो एआई से ये पता लगाया तत्काल पता लगाया जा सकता है कि इसमें इसका क्या निदान है और इसमें जो साधारण व्यक्ति है जो अगर और एआई के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, चैट जीपीटी, एआई जेमिनी और इस टाइप की कुछ हैं, वो तत्काल बता देते हैं कि आपको इसमें ये करना चाहिए। तो हम भी लोग चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं और एआई का भी करते हैं अगर हमें किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्ट बनाना है तो अब उससे सलाह लेते हैं फिर अपनी तरफ से अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको देख के कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्यों कभी-कभी एआई भी सही कभी-कभी पूरी बातें सही नहीं बोलता है। जी। इसलिए अपना खुद का जो साइंस का नॉलेज है नेत्र के संबंध में वो अपने खुद के अनुभव से सारी बातें करना चाहिए। सर अब बात कर लेते हैं आई डोनेशन की। तो आई डोनेशन प्रक्रिया क्या है और किन-किन लोगों को आई डोनेशन करना चाहिए? और कौन-कौन लोग ऐसे हैं जिनको नेत्रदान नहीं कर सकते हैं और कौन-कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं? नेत्रदान की कई संस्था हैं प्राइवेट जो यहाँ पर इसके लिए सक्रिय हैं। जैसे अ, यहाँ पर एक आई बैंक है उसका इंदौर में इंदौर आई बैंक सेंटर है। वो जैसे कोई अगर आँख दान देना चाहता है तो तत्काल उस संस्था से संपर्क करते हैं और वो संस्था आती है वहाँ एग्जामिन करती है उसकी कॉर्निया ठीक है कि नहीं। यदि वो यंग होता है तो नेचुरली उसकी कॉर्निया ठीक रहती है। अगर वो 60 साल के बाद उसकी डेथ हुई है तो कॉर्निया उसकी ओपेसिटी नहीं हो कॉर्निया मतलब सफ़ेद नहीं हो और मृत्यु के 6 घंटे के भीतर उसको कॉर्निया को निकाल कर एक प्रिजर्व्ड दवा में रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तब वो ज़रूरतमंद को वो उसका ऑपरेशन कराते हैं जिसका केराटोप्लास्टी जिसका नाम है। तो अभी इंदौर आई हॉस्पिटल है और आपका जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं ये सब नेत्र अगर उनके पास कोई सूचना आती है कि उनको नेत्रदान देता है तो इनकी टीम जाती है और ये निकाल कर लाती है और आई बैंक में वो जमा कर देती है और जिन जरूरतमंदों की कॉर्निया खराब होती है उनमें केराटोप्लास्टी नाम के एक ऑपरेशन किया जाता है जो काफी सक्सेस होता है और उससे बाद में दिखने लगता है। तो मैं ये सलाह दूंगा सभी समाज सेवी संस्थाओं को कि अधिक से अधिक लोगों का नेत्रदान कराएं और इनसे लोगों को मरने के बाद भी अपनी आंख से लोगों को रोशनी दे सके। सर क्या सीनियर सिटीजन नेत्रदान कर सकता है, आई डोनेशन कर सकता है? 60 से 80 के बीच में भी जिनकी डेथ होती है मृत्यु होती है दान हाँ वो भी कर सकते हैं परंतु वो उस जो टीम आती है वो पूरा परीक्षण करती है तो ये तो कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की बीमारी तो ज़्यादा नहीं रही है या अन्य कोई आँख संबंधी बीमारी तो नहीं रही है और उसकी कॉर्निया का जो ऊपर का जो पोर्शन है पर्थ काफ़ी अगर हेल्दी है तो उसकी आँख नेत्रदान वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर सिटीजन भी नेत्रदान कर सकते हैं वास्तविक बशर्ते उनकी आंखें स्वस्थ हों। स्वस्थ हों। जी। जैसे कैंसर है, क्रोनिक बीमारी है, ऐसे में अपन अवॉइड करते हैं कि उसमें अगर उसका नेत्रदान में अगर उसकी कॉर्निया ले भी लेते हैं, तो वो कितनी रोशनी आगे दे पाएगी कि नहीं। मेनली तो यही है कि उसकी आँख में इंजरी नहीं हुई कॉर्निया में और कॉर्निया सफ़ेद नहीं हो। तो कॉर्निया कई कलर की होती है क्या? आपने सफेद नहीं बोला। सफ़ेद मतलब जैसे
चोट लग जाती है। अच्छा, अच्छा। चोट लगने का कॉर्निया का रीजनरेशन नहीं होता है। कॉर्निया में 5 तरह की लेयर रहती है। अगर ऊपर की 3 लेयर अगर डैमेज हो जाती है, तो कॉर्निया की रोशनी खत्म वो तो सफ़ेद हो जाती है। वो अ, उसको वो नहीं होती। इसलिए इंजरी जिनको चोट लगी हुई है और सफ़ेद हो गई है, तो उसको अपन नेत्रदान में नहीं ले सकते। अच्छा, ओके। कि उससे रोशनी अंदर जाएगी नहीं, तो वो अंदर दिखाई देगी उसको, बाहर से ही लौट जाएगी। सही को बात है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट रहती है, जैसे आप अपनी आँखें बिल्कुल देख रही हैं ग्लास, आई ग्लास टाइप रहता है ये कवरेज। तो ये तो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ आँखों का ही नेत्रदान हो सकता हो है। सकता। सर, बस एक आखिरी सवाल है। आँखों की अच्छी सेहत के लिए आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि आँखों की सुरक्षा रखें और डिजिटल में जो लोग काम करते हैं, आईटी में जो काम करते हैं, वो आँखों को बीच-बीच में रेस्ट दें, 20-20 सेकंड का काम करते-करते 2 लोग 1 घंटे के अंदर 20 सेकंड का उसको रेस्ट दें, जिससे आँखों पे ड्राई आई सिंड्रोम नाम की बीमारी भी नहीं होगी, कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम भी नहीं होगा। दूसरा उनको चश्मे लगाकर जो एंटी ग्लेयर चश्मे होते हैं उससे का उपयोग करें, इससे डायरेक्ट जो सन स्क्रीन जो कंप्यूटर, लैपटॉप की, मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी रोशनी ना आए। तीसरा बाहर जाते समय चश्मे पहनकर जाएँ, जिससे आँखों में फॉरेन बॉडी नहीं जाए, धूल है और कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरल ये इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। और तीसरा ये है कि खान-पान में ध्यान रखें जिससे विटामिन ए की मात्रा की चीज़ें ज़्यादा गाजर है, अंडे हैं और सलाद है, हरी सब्जियाँ हैं, ये अधिक मात्रा में लें, इससे आँख हेल्दी रहेगी और एंटीऑक्सीडेंट लेते रहें जिससे आँख की जो पर्दा ठीक रहेगा। सर, आपने आँखों की देखभाल, जागरूकता और उपचार के बारे में बहुत ही उपयोगी बातें साझा किया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक। श्रोताओं, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आँखें अनमोल हैं, इन्हें नज़रअंदाज न करें, समय पर जाँच कराते रहें, सही जीवन शैली अपनाएँ। जल्द ही मिलेंगे एक और ज़रूरी विषय पर चर्चा के साथ। द शेयर टेबल पर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।